ठीक है, आप लोग को मेरा स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? इज इट विजिबल अच्छे से? yes. देखो, अपना जो चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है भक्तिन। सबसे पहले मेरे को आप लोग को ये पूछना है कि भक्तिन से आप लोग क्या समझते हो। भक्तिन से इन दी सेंस ये भक्तिन वर्ड से ही आप लोग क्या समझ रहे हो, दैट इज माय क्वेश्चन। किसी को कुछ बोलना है तीनों में? भक्तिन वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हो? व्हाट इज भक्तिन वर्ड माने इज डिपिक्टिंग एग्जैक्टली? क्या लगता है आपको? पूजा पाठ जो करती हैं। ठीक है, बाकी लोग बताओ, कोई अपना अपना व्यू पॉइंट रखो। कोई गॉड का भक्त या वैसा कुछ। गुड। और एनीथिंग वंशिका यू वांट टू ऐड? नहीं मैम, लाइक किसी भी चीज का भक्त होना, लाइक सिर्फ गॉड का ही नहीं। ठीक है, तो देखो बेसिकली भक्तिन वर्ड क्या है? अपना ये स्त्रीलिंग वर्ड हो गया किसका? भक्त का, राइट। भक्त इज अपना होता है ये पुल्लिंग वाली चीज, और उसका ही स्त्रीलिंग वर्ड क्या है? भक्तिन। माने बेसिकली भक्तिन किसके लिए यूज होगा? कोई फीमेल के लिए यूज हुआ है। हमारा जो नाम है वो क्या डिपिक्ट करे? ऑब्वियसली भक्तिन। तो यहाँ पे जो मेन पात्र होगा वो आदमी है या औरत? वो औरत है, नंबर वन चीज, ठीक है। अब यहाँ पे भक्तिन वर्ड क्यों किया गया हो, दिया गया होगा यहाँ पे? बिकॉज कोई ना कोई को वो शिद्दत से, माने जैसे वंशिका ने बोला, जरूरी नहीं है भगवान को, किसी भी चीज का शिद्दत से भक्ति करना। माने भक्तिन वर्ड किसको देंगे? अब भक्त वर्ड किसको देंगे? जो एकदम भक्ति में लगा रहता है। भक्ति माने एकदम डिवोशन में, कि तुम ही हो जो हो, इजंट इट? भक्ति इज व्हाट? तुम ही हो जो हो, मुझे तुमसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको अपने आप को सौंप रहा हूं या रही हूं। वो वर्ड बेसिकली तुम्हारा भक्त या भक्तिन के लिए यूज किया जाता है। अगर अपने भी देखते हैं ना, कोई टीचर के एकदम ही भक्त है, इजंट इट? भक्त इन दी सेंस अपने कब बोलेंगे? जब हम लोग देखते हैं कि वो पूरा एकदम डिवोटेड अपने टीचर के प्रति, गुरु के प्रति, तो अपने नहीं बोलते तुम तो इसके भक्त हो, या फ्रेंड्स के प्रति भी होता है, तो वी से दिस वर्ड, क्या तुम तो इसके भक्त हो। तो ये भक्त वर्ड क्या आता है? कि तुम अपने आप को फुल्ली डिवोट कर रहे हो। किसको डिवोट कर रहे हो बोलो? एक्सक्यूज मी, किसी को भी, ठीक है, नंबर वन। अब यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भक्तिन का ही है। भक्तिन कौन है आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, मुख्य पात्र करके मैंने लिखा है। बेसिकली मुख्य पात्र, अपना जो मेन कैरेक्टर है वो है भक्तिन। अब इसमें से आप लोग को लग रहा होगा भक्तिन तो कहीं नहीं दिख रही है, इजंट इट? भक्तिन तो कहीं भी लिखी नहीं गई है, लग रहा है क्या ऐसे? बोलो वंशिका, काशवी, इंशा। वो उसकी नाम नो मैम। लक्ष्मी है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, जो ये भक्तिन है ना, वो उसको नाम दिया गया एज अ गिफ्ट, ठीक है। अब उसका रियल नेम पता है क्या है? लक्ष्मी। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर क्या हो गया अपना? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है? भक्तिन ही लक्ष्मी है। भक्तिन का रियल नेम क्या है गाइस? इट्स लक्ष्मी, नंबर वन चीज। सेकंड, लक्ष्मी का पति भी आएगा, और लक्ष्मी की 3 बेटियां हैं। क्या क्या समझे? लक्ष्मी कौन है? भक्तिनी लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति भी आएगा चैप्टर में कहीं ना कहीं, और उसकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। टेल मी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं, ठीक है, ओके। अब उसका जो इनलॉज का फैमिली है, उसका भी बहुत सारी चीज यहाँ लिखा गया है। क्या? कि लक्ष्मी के जो जेठ थे, जेठ कौन होता है? हस्बैंड का बड़ा भाई, ठीक है। जेठ माने हस्बैंड का बड़ा भाई। कितने बड़े भाई थे हस्बैंड के? 2। बोलो तो कितने बड़े भाई थे हस्बैंड के? 2। माने इन 2। टोटल सास के कितने बेटे हो गए? इन टोटल सास के कितने बेटे थे? 3। 3। वेरी गुड, 3 बेटे थे, वेरी गुड। तो 2 जेठ थे, 2 जेठानियां थी, जेठानियों के बेटे थे, ठीक है। जेठानियों के बेटे हुए थे तो बेटे थे, माने लक्ष्मी की बेटियां थी, बट जितनी भी जेठानियां थी उनके बेटे थे। और एक सबसे कल्प्रिट आएगा बेटे का साला। बेटे का साला माने तुम्हारा जेठ का ही, बेसिकली जेठ जेठानी जो है उनसे रिलेटेड कोई एक होगा, कि उनका कोई ब्रदर वैसा कुछ होगा, इसीलिए वर्ड आया बेटे का साला, जो अपने देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेखिका भी मेन है। जैसे हर स्टोरी में तो लेखिका सब लिखती है, बट यहाँ पे लेखिका भी मेन होगी। तो ये कैरेक्टर्स एक बार देख लो तुम लोग, ठीक है। लक्ष्मी होगा, उसका पति होगा, 3 बेटियां होंगी, 2 जेठ है, जेठानियां है, जेठानियों के बेटे हुए थे, बेटे का साला, माने ये सब हमारा कैरेक्टर्स है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं स्टोरी को, अच्छे से पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ।
ओके, तो देखो भक्तिन, अब भक्तिन किसने लिखा है, कौन है लेखिका? लेखिका है महादेवी वर्मा। अभी रिसेंट में हम लोग महादेवी वर्मा का कोई पोएम भी पढ़े थे, कौन बोल सकते हैं? वंशिका ही बोल सकते हैं, क्योंकि काशी और इंशा तो अलग ही मतलब ऐसा हो गया। वंशिका बताओ महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड, या इंशा तुम भी बोलो अगर तुमको पता है तो। वंशिका नहीं बोली तो तुम मेरा नाक कटवा दोगी। टेल मी वंशिका, महादेवी वर्मा जी का एक पोएम हमने पढ़ा था, कौन सा पोएम था वो? टेल मी। नहीं बोलोगी वंशिका? मैम याद नहीं। ठीक है, जाग तुझको दूर जाने, वो था पोएम महादेवी वर्मा का। तो क्लास 12 के लोग, और इनफैक्ट काशवी तुम भी, क्योंकि रिलेटेड ही है, क्या पढ़ना है कि महादेवी वर्मा जी का दो दो चीज अपने को शॉर्टकट में याद हो जाएगा। क्या क्या? एक तो जो भक्तिन पढ़ रहे वो, और एक जाग तुझको दूर जाना है, वो भी किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने ही लिखा है। इज इट क्लियर? याद रहेगा तो सबको याद रखना है ऐसे, ठीक है? माने एक संग लर्न नहीं कर पाओगे, ऐसे ही लर्न करो। चलो भक्तिन का देखते हैं क्या है। बेसिकली जो भक्तिन अपना ये चैप्टर है वो रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब क्या होता है? जब किसी एक जन को लेकर, जैसे आप भक्तिन के बारे में उसका सब चीज है, उसका बचपन, उसका बुढ़ापा, उसकी जवानी, उसका शादी, उसके बच्चे, उसका काम का लाइफ, वो कैसी दिखती थी, उसका निकनेम, माने एवरीथिंग इज रिलेटेड टू भक्तिन, उसको पूरा स्केच किया गया है इस चैप्टर में। और किसने किया है? लेखिका ने किया है। किसने? लेखिका। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा जी। अब महादेवी वर्मा जी सिर्फ इसके बारे में ही नहीं लिख रही है, भक्तिन के लाइफ के बारे में, बल्कि महादेवी वर्मा जी अपने रिलेशन और भक्तिन के रिलेशन के बारे में भी लिख रही है। माने इस चैप्टर में हम लोग को दिखेगा कि महादेवी वर्मा जी की सच में क्या थी, कनेक्शन थी, कौन? भक्तिन, और उन लोग कैसे साथ में मिली और कैसे उनका कनेक्शन हुआ, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। छोटे कद और दुबले शरीर वाली, ये क्या बता रहा है? उसका बेसिकली आउटर चीजें बता रहे हैं कि उसका कद जो था वो छोटा था, कद माने हाइट, तो वो थोड़ी नाटी थी, और दुबले शरीर वाली, पतली थी एकदम, ठीक है? भक्तिन अपने पतले ओटो, ये लोग ओटो लिखे बट इसका मतलब होठ ही है, ठीक है? इट्स होटो। भक्तिन अपने पतले, पतले माने एकदम पतला सा होठ था उसका, पतले होठों के कोनों में, कोनो इस कॉर्नर में, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प माने एकदम डिटरमाइंड होके, निश्चय करके आई थी, निश्चय, डिटरमाइंड एकदम, दृढ़ संकल्प, और छोटी आंखों में, उसकी आंखें छोटी छोटी थी, छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर, जिस दिन पहले पहले मेरे पास, माने वो क्या की थी? कोई संकल्प लेकर आई थी कि मैं ये तो करूंगी ही, या कुछ उसने ठानी थी जो उसको करना था, तो वो एक डिटरमाइंड होकर आई थी किसके पास? महादेवी वर्मा जी के पास। और आंखों में उसकी विचित्र माने एक अलग सी समझदारी थी, एक इंटेलिजेंस था। जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई, उपस्थित माने प्रेजेंट हुई आकर, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। एक युग का समय माने काफी साल बीत चुके हैं, काफी साल हो गया है। पर जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु माने कौन होता है? जिसको जानने की इच्छा होती है। तो जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, किस संबंध में बोलो तो? महादेवी और उनके, महादेवी और उसके ये भक्तिन के संबंध में, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को, पलकों इज ये, ठीक है, आईलैशेस को, आधी पुतलियों माने पुतली जो अंदर का अपना है ब्लैक ब्लैक, वो तो वो अपना आंख को आधा ढक माने ऐसे कर लेती है, आधा सोचने के लिए कवर कर लेती है। तो क्या लिखा है? पर कब जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर माने पूरा हाफ क्लोज कर लेती है, और चिंतन की मुद्रा माने ऐसे सोचती है जैसे कुछ गहरी सोच में डूबी हुई है, आंख ऊपर करके ऐसे आधा कर लेगी, लाइक दैट, ऐसे करती है, ठीक है? चिंतन की मुद्रा, मुद्रा माने भाव, एक्सप्रेशन, ठीक है? में ठुड्डी, ठुड्डी इज दिस, कुछ ऊपर उठा के, ठुड्डी को ऊपर उठा लेगी, आंख आधा बंद कर लेगी ऐसे, ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ, विश्वास माने कॉन्फिडेंस की, जो वो बोल रही है वो एकदम एग्जैक्ट बोल रही है, विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काका बताई। तुम पचे, पचे माने तुम लोग, माने जो लोग उससे पूछते हैं उनको रिप्लाई करती है कि तुम पचे क्या काका बताई, पचे माने तुम लोग को मैं क्या क्या बताऊं। इस लाइन का मतलब ये है, तुम लोगों को मैं क्या क्या बताऊं। यही 50 बरिस से संग रहित है, बरिस माने वर्ष,
साल, तो बोल रहे यही 50 साल से साथ रहे हैं। माने वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती है कि ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि महादेवी जी आगे क्या बोलती है देखते हैं। हम हम हिसाब से मैं 75, हम माने इस हिसाब से मैं 75 माने 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। माने अगर ऐसे कैलकुलेट करें कि ये जो बोल रही है कि यही 50 इयर्स हुए साथ में रहे हुए, तो उसके हिसाब से तो मैं अभी 75 इयर्स की हो जाऊंगी। इससे हम लोग ना अभी कैलकुलेट कर सकते हैं उस समय का उम्र महादेवी जी का। बोलो तो क्या हो सकता है महादेवी जी का उम्र? जैसे वो बोल रहे कि वो भक्तिन बोली है कि 50 इयर्स से साथ है, तो उस बेसिस में जो अपनी महादेवी वर्मा जी है वो 75 इयर्स की हो जाएगी। तो एक्चुअल में उनका उम्र क्या है महादेवी जी का? एनी आइडिया? 25 इयर्स, ठीक है। उस समय वो कितनी साल की थी? 25 साल की थी, याद रखना। तो बोल रहे इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, क्योंकि भक्तिन बड़ी थी महादेवी जी से। तो अगर ऐसे कैलकुलेशन में चले 50 इयर्स वाला, तो इससे तो मैं 75 इयर्स की हो जाऊंगी, और जो भक्तिन है वो तो 100 इयर्स भी क्रॉस कर जाएगी। इसका भक्तिन को पता नहीं, भक्तिन भोली है, उसको कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। पता हो भी तो संभवत माने पॉसिबल है, लाइक दैट। वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर माने थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी कम ना करना चाहेगी। माने होता है ना, कोई हम लोग का एकदम लव्ड वन है या कुछ है, तो हम लोग उसके साथ अपना थोड़ा सा भी मोमेंट बिताया हुआ कम नहीं करना चाहते। तो वैसे ही भक्तिन बहुत प्यार करती है महादेवी जी से, इसीलिए अगर उसको शायद पता भी हो कि वो क्या बोल रही है, तो भी वो रियलिटी में जो वो लोग मोमेंट स्पेंड किए उससे थोड़ा मोमेंट भी कम नहीं करना चाहेगी। ये लाइन क्या दिखाते हैं? भक्तिन का भक्ति दिखाता है टुवर्ड्स महादेवी जी, या प्यार दिखाता है टुवर्ड्स महादेवी जी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। कितना साल पहुंचा देगी? 100 इयर्स। कुछ साल बीतेगा तो वो ये नहीं बोलेगी कि हमें 50 इयर्स हो गए, क्या बोलेगी? हमें 100 इयर्स हो गए हैं साथ में। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। और जिस समय वो बोल देगी ऐसा, तो उस हिसाब से तो शायद ही 150 वर्ष भी पूरा कर जाएगी, माने कोई आइडिया नहीं रहेगा। और 150 वर्ष क्या आयु है? असंभव, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन हम लोग इतना साल नहीं जी सकते, इसीलिए इसको असंभव वर्ड दिया जा रहा है। एक बार आप लोग ये पैरा देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, कोई भी वर्ड में, किसी भी चीज में, तो आस्क मी एनीथिंग। और सबको समझ आ रहा है कि नहीं बता दो। देख लिया तुम लोग ने? कोई प्रॉब्लम है इस पैरा में? नहीं मैम, क्लियर है। नहीं मैम। नहीं। ठीक है, आगे। अब इसका बता रहे कि ये एक्चुअल में कैसे आई, कैसे आई नहीं माने इसका क्या रिलेशन है, क्या चीज है, या इसको लक्ष्मी नाम कैसे, लक्ष्मी बोलू, इसको भक्तिन नाम कैसे मिला? सेवक धर्म में हनुमान जी, माने जो सेवक एक वर्ड आता है कि सेवा करते हैं, सेवक वर्ड है, वो बेसिकली किसके लिए आता है? हनुमान जी के लिए। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा, स्पर्धा माने कंपटीशन करने वाली भक्तिन, सोचो कंपेयर किससे किया गया है? भक्तिन को कंपेयर करे हनुमान जी से, तो समझ जाओ वो कितना सेवा धर्म लगती है भक्तिन भी, ठीक है।
सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर, अंजना माँ कौन थी? हनुमान जी की माँ थी। तो बोल रही है जो हमारी भक्तिन है वो कोई अंजना पुत्री नहीं है, माने अंजना जी की बेटी नहीं है, बल्कि एक अनाम धन्य, अनाम धन्य माने अननोन, पता नहीं है क्या नाम है, अननोन, एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या थी। गोपालिका कौन? गोपा जो गौ ये सब चराते हैं वो लोग को बोलते हैं, गाय ये सब चराना करना वैसे। तो अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। नंबर 1 नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, इसका नाम क्या? लक्ष्मण, और लक्ष्मण का मतलब क्या? लक्ष्मी, ऐसे। पर जैसे मेरे नाम की विशालता, मेरे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? महादेवी जी, कि जैसे मेरा नाम है महादेवी वर्मा, इट्स लाइक महादेवी वर्मा, तो जैसे मेरे नाम की विशालता, इतना ह्यूज, इतना बिग जो मेरा नेम है, जो मेरे नेम माने मेरा नेम नहीं, मेरे नेम का मतलब जो इतना बड़ा है, इट्स लाइक दैट। मेरे लिए दुर्वा, दुर्वा माने जो सहा नहीं जाए, जिसको हम ले नहीं पाए, लाइक दैट, मेरे लिए दुर्वा है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के, माने लक्ष्मी वर्ड की समृद्धि, समृद्धि माने संपन्न, लक्ष्मी माने पैसा, धन, दौलत, वेल्थ, तो वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल, कपाल माने मस्तक की कुंचित, कुंचित माने सिकुड़ी हुई, होता ना अपना रेखा हो जाता है जब अपने टेंशन में होते हैं, वैसे कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, माने माथे की रेखा में जो लक्ष्मी का नाम है, जिसका मतलब है धन दौलत ये सब, बट लक्ष्मी के रेखा में कहीं भी धन दौलत ये सब नहीं था। यही बोला जा रहा है कि ये विरोधाभास हो जाता है लाइफ का। क्या? जैसे सपोज मेरा नाम हो प्रीति और प्यार जीवन में कहीं नहीं हो, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, समझ रहे हो? इन दी सेंस किसी का नाम है मुस्कान और वो हंसती नहीं है, तो समझ रहे हो? इट्स लाइक दैट कि अपने नाम का विरोधाभास लेकर जा रहे कि महादेवी वर्मा महान देवी, और उनको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ महान नहीं लगता, इसीलिए वो बोली कि मेरा नाम जैसे मेरे लिए माने एकदम वैसा है कि मैं उसको नहीं ले पाती हूँ, लेकर नहीं चल सकती हूँ, वैसे ही लक्ष्मी को भी गिल्ट होता है कि उसका नाम उसके लिए वैसा नहीं है, रियलिटी उसका लाइफ का वैसा नहीं है, तो वो उसको दुर्वा नहीं कर पाती, दुर्वा माने सह नहीं पाती है या ढोर नहीं पाती है। ठीक है? वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, माने एवरीवन थिंक्स लाइक दैट ओनली, क्या कि मेरा नाम मेरे पे रिलेटेड नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम चीज महादेवी जी बोल रहे कि लाइफ में सबको अपने नाम का विरोधाभास लेकर चलना होता है, माने नाम कुछ और उसका मतलब कुछ और ही होता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, बट भक्तिन ऐसी नहीं थी हम लोग जैसी कि हम लोग अपना नाम, माने हम लोग की लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं फिर भी वही नाम ढो रहे हैं। तो भक्तिन क्या की देखो, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। समृद्धि सूचक माने विदाउट वेल्थ, पैसा बिना नाम, समृद्धि सूचक। ठीक है? समृद्धि माने क्या हो गया बेसिकली कि पैसा है बट उसके रियल लाइफ में तो नहीं है ना, इसीलिए वो नाम नहीं बताना चाहती है। समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं, केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तो कैसे बताई लक्ष्मी नाम, क्योंकि वो नौकरी करने आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने, ईमानदारी माने ऑनेस्टी, बोलते हैं ना जब जॉब देने जाते हो, जॉब माने करने जाते हो तो अपना इंटरव्यू में सब कुछ सच सच बताओ, वैसे ही वो ये चीज की। क्या? केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त, शेष माने कंप्लीट बाकी चीजों के साथ, इतिवृत्त माने कथा, ठीक है, संपूर्ण कथा के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। माने वो अपना कंप्लीट स्टोरी बताई किसको? महादेवी जी को, जब उनके पास नौकरी करने आई थी। ठीक है? बट एक रिक्वेस्ट की कि मैं आपको अपना असली नाम तो बता दे रही हूँ कि लक्ष्मी है, पर प्लीज आप इसका उपयोग माने यूज मत करिएगा, ये चीज बोल रहे हैं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती, उपनाम माने और नाम, दूसरा नाम, उपनाम रखने की प्रतिभा होती, प्रतिभा माने अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी है, एक्सपर्ट होती मैं, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। माने वो बोल रही है कि मैं कैसे भक्तिन को समझाऊं कि अगर ऐसे दूसरा नाम रखा जाता तो वो चीज तो मैं, या मुझे करना आता, ऐसे दूसरा नाम रखने में मैं एक्सपर्ट होती, तो वो चीज मैं खुद पर अप्लाई करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, देहातीन वर्ड कोई गलत वर्ड नहीं है, देहातीन मतलब जो ग्रामीण स्त्री होती है, समझ रहे हो? अपने देहाती देहाती बोल देते और सोचते ये इंसल्ट में बोल रहे हैं, बट ये इंसल्टिंग वर्ड के तौर पे हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। देहातीन बेसिकली उनको बोला जाता है जो गांव से होते हैं, तो इसीलिए बोला गया इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। देहातीन क्यों? क्योंकि गांव से आई थी। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका यह नया नामकरण किया। माने भक्तिन क्या पहनकर रखी थी? कंठी माला, गले में माला पहनकर रखी थी कुछ। ठीक है?
फिर तब वह भक्तिन जैसे कवित्व ही नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। माने कवि ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था भक्तिन वाला चीज, बट वो जब हम उसको बोले तुम्हारा नाम भक्तिन है तो वो एकदम खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, गदगद माने बहुत खुश हो गई थी। नेक्स्ट, भक्तिन का जीवन का इतिवृत्त बिना जाने, इतिवृत्त माने पूरा कंप्लीट चीज बिना जाने, ठीक है, जाने वे उसके स्वभाव को पूर्णत क्या अंशत समझना भी कठिन होगा। अगर आप उसका पूरा कंप्लीट स्टोरी नहीं जानते हो तो उसका स्वभाव माने जो उसका नेचर है उसको कंप्लीट तो छोड़ दो, आप आधा भी नहीं बोल सकते। अंशत माने थोड़ा सा, थोड़ा सा भी आप उसको नहीं बोल सकते, बहुत कठिन होगा उसके बारे में बोलना। माने अगर आपको भक्तिन को रियली जज करना है तो उसका कंप्लीट स्टोरी जानना होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भी उसको नहीं समझ पाओगे। वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। अब उसका गांव का नाम आया, गांव का नाम क्या है बोलो, झुंसी, झांसी मत बोल देना, क्या है झुंसी, टेल मी क्या है बोलो, झुंसी नाम है, ठीक है। झुंसी ऐतिहासिक गांव का नाम था, और वहां पे किसकी बेटी थी, वह सुरमा, सुरमा जाति के लिए रिलेट किया गया, जाति था सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, माने वो सुरमा की इकलौती बेटी नहीं बल्कि विमाता, विमाता माने सौतेली माँ, ठीक है, स्टेप मॉम, सौतेली माँ माने उसकी अपनी माँ नहीं थी, स्टेप मॉम थी, कि कीमवंदती बन जाने वाली ममता की छाया, कीमवंदती माने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो या जो भी जिसको अच्छा नहीं लगता है, लाइक दैट, बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है, माने क्या अच्छे से पाली है स्टेप मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, माने स्टेप मॉम पाली है, बस इतना बोल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, 5 वर्ष की वय, वय माने आयु, एज, 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम, कौन सा ग्राम, ग्राम माने गांव, कौन सा, हंडिया, हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे, माने शादी किया जा रहा था, 5 इयर्स की थी वो, कहाँ पे, गांव का नाम था हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक माने जिसके पास सब कुछ था, वैसा गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधु बनाकर पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अच्छे से सुनो, कि जब वो 5 इयर्स की थी तो उसका शादी कर दिया गया था, किससे शादी कर दिया गया था, सबसे छोटे बेटे, कहाँ के सबसे छोटे बेटे, कोई एक ग्राम गोपालक था उसका सबसे छोटा बेटा से शादी करा दिया गया था, और वो गोपालक कहाँ का था, हंडिया ग्राम का था, गांव का नाम है हंडिया, और झुंसी किसके गांव का नाम है, भक्तिन के, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, झुंसी लड़की के गांव का नाम है, बट उसका शादी जहां हुआ वो हंडिया ग्राम था, ओके। अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि कमाई, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि कन्यादान अगर करते हो तो वो बहुत बड़ा धर्म है या बड़ा कर्तव्य है, राइट, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कन्यादान करके वो एक पैर तो आगे आ गए, बट यहाँ पे 2 पग क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा जल्दी शादी कर दी, कुछ ज्यादा जल्दी उपाधि ले ली, अपना प्रसिद्धि दिखा दे कि भाई लड़की को जल्दी से शादी कर लो, इसीलिए यहाँ पे 2 पग वर्ड यूज किया गया है। ख्याति माने अवार्ड, प्रसिद्धि, ऐसे। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर, माने जब अपनी भक्तिन 9 इयर्स की थी तब गौना हुआ, माने पहले के जमाने में शादी के टाइम ही गौना नहीं होता था, एक टाइम में शादी हो गया और गौना बाद में होता था, ठीक है। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने, विमाता कौन, स्टेप मॉम ने, बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। बिना मांगे क्यों बोला है, क्योंकि गौना तब होता है जब ससुराल वाले बोलते हैं बहू को भेज दीजिए, बट यहाँ पे भक्तिन को बुलाया नहीं गया था कि उसको भेज दो, ससुराल वाले डिमांड करे समथिंग, बिना मांगे वो भेज दी, किसके घर, उसके ससुराल, इसीलिए बोला गया कि बिना मांगे पराया धन लौटाई, क्या लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, कि माने होता है ना अपना कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, बेटी अपने ससुराल चली गई, अपना सारा वो कर्तव्य निभा ली, इट्स लाइक दैट, इसीलिए पुण्य लूटा। एक बार इतना देख लो ना, मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ जस्ट।
फिर देखो नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ पे उसका बता दिया बाकी बैकग्राउंड ये सारी चीजें। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावत, माने पिता की इकलौती बेटी है तो ऑब्वियसली उसका प्यार बहुत होगा पिता का पुत्री से, इसीलिए स्वभावत पॉसिबल है कि ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब अब मृत्यु की सूचना बन चुकी थी। मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि पिता ना शिकार हो गए थे एक रोग का, ठीक है, ये जो है ना मरणांतक, मरणांतक माने ऐसा बीमारी आ जाता है जो मृत्यु हो जाए, जिससे डेडली बीमारी हो जाता है। तो पिता को ऐसी डेडली बीमारी हो गई थी, पर ये इतनी बदमाश है माँ, दो रीजन से बदमाशी की, क्या, एक तो जेलेसी, ईर्ष्यालु इज जेलेसी, और सेकंड संपत्ति की रक्षा, प्रॉपर्टी की रक्षा। क्यों? क्योंकि वो इकलौती बेटी है तो हो सकता है प्रॉपर्टी ले गया समथिंग के कारण, वो सोची होगी कि पिता, हाँ काशवी बोलो। मैम एक बार आप लास्ट 2 लाइंस रिपीट कर सकते हो क्या? हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम सुना नहीं हम आपका। हम अभी समझा ही रहे, अपने उस पैरा में आ गए, पिता का उस पर अगाध प्रेम, तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, उसको रीड किया था और बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके पिता को एकदम डेडली बीमारी हो गई थी जिससे मृत्यु हो सकती थी। अब अच्छी माँ होने के अनुसार उसको क्या करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था भक्तिन को पहले से ही, पर इतनी बदमाश माँ है, इतनी बदमाश, और वो बदमाशी क्यों की, दो रीजन से। क्या क्या, एक तो जेलस थी, क्यों, क्योंकि इकलौती बेटी थी, पिता का बहुत प्यार था, और सेकेंड रीजन क्या है, प्रॉपर्टी की रक्षा की, यार ये मैं रखूंगी प्रॉपर्टी, बेटी ले जाएगी तो क्या होगा, ऐसे करके। इसीलिए जो विमाता है, सौतेली माँ है, उसने पिता का जो मरने वाला बीमारी, माने जो बीमारी है जिससे मृत्यु हो जाए, उसकी सूचना नहीं दी। और पता है उसकी सूचना कब दी, तब दी जब वह सूचना मृत्यु की सूचना बन गई थी। माने वो चाहती तो बीमारी की सूचना दे सकती थी जब पिता जिंदा थे कि तुम्हारे पिता मर जाएंगे जो भी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो क्या की, वो ये समाचार तब दी जब असली में मृत्यु हो गया। तुम लोगों को क्लियर है? लोगों को ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में, क्लियर है ना ये पॉइंट जो भी मैंने बोला भी? इंशा, वंशिका, काशवी, हाँ यस मैम। क्लियर ना इंशा? हाँ हाँ क्लियर है। आगे तक देखो, रोने पिटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। अब ससुराल में बता देती तेरा पिता का मृत्यु हो गया तो वो तो रोने धोने वहां लग जाती। अब इतनी बदमाश होती है सब औरतें भी, तो सोची मेरे घर पे रोएगी धोएगी, सास सोची तो छोड़, बिना कुछ बोले इसको भेज देती हूँ। सोचो बेचारी लक्ष्मी पे क्या बीत रहा होगा। तो क्या हुआ, बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर माने पियर नहीं गई, माने अपने माँ बाप के घर नहीं गई, तो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। माने सास ने ये नहीं बताया कि पिता की मृत्यु हो गई, सास ने क्या बोला कि बहुत दिन से मायके नहीं गई है, जा जा देख कर आ जा, और उसको सजा धजा के भेजी। जस्ट इमेजिन, पहना उड़ा के माने सजा धजा के। इस अप्रत्याशित, अप्रत्याशित माने जिसकी आशा ना हो, जो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, माने उसको उम्मीद नहीं था। क्या उम्मीद नहीं था, मेरी सास मुझे मायके भेज रही है लाइक दैट, तो वो एकदम उड़ उड़ के जा रही थी, उड़ उड़ के माने एकदम तेज गति से, पैरों में गति आ गई, एकदम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्साइटेड वे में एकदम जा रही थी। पर जैसे पैरों में जो पंख लगा दिए थे कि वो जा रही थी, वे गांव की सीमा में पहुंचते झड़ गए, वो पंख टूट गए। कब? जैसे गांव अपने पहुंची। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां पूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। मतलब कि जैसे वो गई, सब लोग बोल रहे हाय लक्ष्मी अभी आई, हाय लक्ष्मी अभी आई। ये जो है ना पुनरावृत्तियां माने रेपिटेशन, रिपीट हो रहे थे लाइंस, बहुत लोग बोले जा रहे थे। और अस्पष्ट माने नॉट क्लियर, उसको समझ नहीं आ रहा ये लोग ऐसे क्यों बोल रही है, हाय लक्ष्मी अभी आई, हाय लक्ष्मी अभी आई, इसको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो एकदम जल्दी से अपने घर गई और वहां पे गए तो देखिए पिता का चिन्ह शेष था, शेष नहीं था, मतलब शेष माने बचा नहीं था, क्योंकि पापा तो बचे नहीं अब, इट्स लाइक दैट। और ना विमाता के व्यवहार में, जो माँ थी उसका जो व्यवहार था, स्वभाव था, उसमें शिष्टाचार का लेश था, माने अच्छी तरीका से बात करना है, कुछ करने वाला चीज भी माँ में नहीं रहा। क्योंकि माँ का कब तक पुत्री से रिश्ता था, जब तक पिता थे, उनके पति थे, और एल्स उसको कुछ लेना देना नहीं था लक्ष्मी से। फिर क्या है,
दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह इस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरे ससुराल लौट आई। ऑब्वियसली दुख क्यों था? क्योंकि पिता नहीं रहे, और अपमान क्यों? क्योंकि माँ बताई नहीं, एक होता है ना, और सास भी वहां नहीं बताई तो उसको गुस्सा आ रहा था, इसलिए अपमान और दुख से वो जल्दी जल्दी अपने घर चली गई, यहाँ पे पानी भी नहीं पी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। माने सौतेली माँ पर क्रोध था, बहुत गुस्सा आ रहा था, बट किस पे उतारे? सास पे उतारी। सास को गंदा गंदा बात सुनाई कि आप मुझे बता ही नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको बता के भेजना चाहिए था, ये सब। और पति के ऊपर गहने फेंक फाक कर उसने पति के चिर विचोक की पिता के चिर विचोक की मरम व्यथा व्यक्त की। और पति पर तो गहना फेंक रही है, जो पहन के गई थी सब कुछ फेंक दी। चिर विचो माने जो सेपरेट हो गया, उसका जो दर्द है। मर्म व्यथा माने हृदय का कष्ट, उसका जो दिल का कष्ट है, सेपरेशन जो पिता से हो गया, वो कष्ट वो कैसे निकाली? अपने पति पर गहने वहने फेंक कर, क्योंकि और कैसे एक्सप्रेस करेगी? पिता की मृत्यु हो गई, ऊपर से सास ऐसी, माँ ऐसी, तो उसको बहुत क्रोध आ रहा था। मर्म व्यथा माने हृदय का कष्ट, ठीक है। विछो माने सेपरेट हो जाना। अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म, माने एक परिच्छेद खत्म। अब दूसरा देखो क्या है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक था। माने इतना सैड लाइफ है इसका, इतना सैड लाइफ है कि कोई क्या बोले। तो बोल रहे कि लाइफ में जब उसका सेकेंड पार्ट चालू हुआ ना, सेकेंड परिच्छेद माने पार्ट, सेकेंड पार्ट चालू हुआ, उसमें भी दुख ज्यादा है, सुख कम है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। माने जब सेकेंड पार्ट हुआ तो उसके बच्चे बच्चे वे बच्चे में क्या हुआ? पहली एक बेटी हुई, और फिर उसी के संस्करण माने कॉपी पेस्ट होके दो लड़कियां सेम हो गई, और उनके कलर भी डार्क थे। गेहुए माने विटिश रंग था, जैसे अपने लोग जैसे विटिश है, मेरे जैसा इनफैक्ट बोल सकते हैं, गेहुआ रंग अपने बोल सकते हैं। बटिया जैसी मुख वाली माने क्या बोलते, कोई एनिमल का नाम इधर लिया गया, वैसी कोई फेस उनका था, छोटा सा, लाइक दैट। नेक्स्ट, और वैसे ही जैसे देखिए तीन तीन बेटी हो गई है, तो जो सास और जेठानी थे, ओट माने होठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा माने निंदा, बुराई कर रही थी। हो, तीन लड़की को जन्म दे दिया, उस जमाने का स्टोरी है, तो दोनों निंदा कर रहे थे। उचित भी था, माने अब महादेवी बोल रहे, हाँ सही भी था। क्यों सही था? क्योंकि सास तीन तीन कमाओ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। माने सास ने कितने बेटों को जन्म दिया था? तीन बेटे, अभी बोले थे ना तीन बेटे थे, तो तीन बेटों को जन्म दिया। और एकदम नहीं होता, बेटों की माँ बोलकर एकदम अपना पोजीशन ले ली थी, मालकिन जैसा गद्दे पे बैठ के वहीं पे ऑर्डर देती रहती थी। और दोनों जेठानियां काक भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबुद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। मतलब इधर क्या है कि जो दोनों जेठानी है, काक भुषंडी माने चालाक लड़के, चालाक कौवे ऐसे करके बोलते हैं। काक भुषंडी जैसे काले लालो, लाल मतलब क्या होता है? लड़कों के लिए होता है, काले थे। जैसे लड़कियां तो गेहुए थी, ब्रिटिश थी, बट इसके बेटे तो काले थे पूरे के पूरे। तो बोले काले लालों की क्रमबद्ध माने सृष्टि करके, माने सेम लाइन में, जैसे सास आई, सास को ही फॉलो की। क्रमबद्ध दृष्टि माने लाइन को फॉलो करना, तो सास को ही फॉलो करते करते उन्होंने भी क्या किया? सेम पोजीशन के लिए उम्मीदवार हो गई। उम्मीदवार कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने भी बेटों को जन्म दिया, बेटियों को नहीं, सास की तरह। छोटी बहू के लीक छोड़कर, लीक माने लाइन छोड़कर, जैसे उन लोग सब लाइन में चल रही है तो लाइन छोड़कर, छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब माने उसको दंड भी मिलेगा। दंड किस रूप में मिलेगा? नेक्स्ट पैरा में आएगा कि ये लड़कियों को जन्म दी, चलो अब इसको बताते हैं, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, लोक चर्चा माने बुराइयां करती संसार की ऐसे ही, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते माने खेलते थे बाहर। वह मट्ठा फेरती, वह कौन? माने अपनी ये क्या नाम है इसका, भक्तिन, वो मट्ठा फेरती। मट्ठा क्या होता है? दूध मक्खन निकालने वाला चीज होता है, वो मट्ठा फेरती। कूटती उसको, पीसती, रांधती, माने सारा काम करती एकदम। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, गोबर उठा के लाती बेचारी, छोटी छोटी बच्चियां। कंडे पाती, कंडे माने जो गोबर का क्या बोलते हैं, गोबर से बनता है बेसिकली, अपने होली वोली में भी वो करते हैं। माने पहले के जमाने में गांव होता था ना, तो वो गोबर से रिलेटेड बनाया हुआ चीज से अपने फ्रेश करते थे अपने घर भर को, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कंडे पाती। कंडे पाती माने गोबर से कोई उबला या कुछ बनाती ऐसे, ठीक है, वो वर्ड है। नेक्स्ट क्या है? जेठानियां अपने भात पर, भात माने चावल होता है, पर सफेद राब रखकर, राब माने कोई मीठा पदार्थ होता है, स्वीट सी ऑब्जेक्ट होती है वो, उस पर गाढ़ा दूध डाल देती।
और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। ओटते हुए दूध माने दूध जब उबल रहा होता है तो मलाई ऊपर आती है, तो उस मलाई को पूरा निकाल लेते और वही अपने बेटों को खिला देती थी। अभी तो अपने मलाई को यू यू करते हैं, बट पहले के जमाने में रिच सॉर्ट ऑफ चीज था, मलाई खाओ मलाई खाओ, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे यही चीज वो लोग करते थे कि मलाई खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती। वह कौन? लड़कियां बेचारी, छोटी छोटी बच्चियां। काले गुड़, गुड़ होता उनके पास, और कुछ खाने को मिलता नहीं, उनके साथ कटौती, कटौती माने कम, ज्यादा भी नहीं, कम में मट्ठा पाती, थोड़ा सा मट्ठा देती, वही दूध दही का जो मिक्सचर बोले वैसे मट्ठा देती। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। और क्या करती बोलो? और उसकी जो बच्चियां थी, चने बाजरे क्या होता है, चना और जो बाजरा उसका मिक्सचर करके खिला दिया जाता था। घुघरी इज व्हाट? मिक्सचर। तो चने बाजरे का घुघरी अपनी बेटी को चबाना उसको पड़ता था। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहे कि मट्ठा में गुड़ वुड़ डालकर देती और लड़कियों को चने बाजरे का मिलना पड़ता। माने वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती। यहाँ पे जो वह थी वो अपनी भक्तिन के लिए बोल रहे कि भक्तिन को मट्ठा में बस थोड़ा सा गुड़ डाल के मिलता था और लड़कियों को बस थोड़ा सा चने बाजरे का मिक्सचर मिलता था। और वो जो जेठानियां थी इतना रिच रिच आइटम खाती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, माने इतना दंड मिल रहा था, पनिशमेंट मिल रहा था इसको, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। माने उसको बहुत दंड दिया जा रहा है, बहुत अपमान किया जा रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है। धारा माने एकदम वेव्स ही उठते जा रहे हैं या बहे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज हो रही है। पर और उसने बहुत सारे खोटे सिक्कों को, खोटे सिक्के पता है किसको बोला गया है? लड़कियों को बोला गया कि उसने खोटा सिक्का जन्म दिया है। बोलते हैं ना अपना तो सिक्का ही खोटा निकला, माने बुरा निकला। तो यहाँ पे लड़कियों को खोटा सिक्का बोला जा रहा है कि खोटो सिक्कों की टकसाल माने वो पैदा की है बैक टू बैक लड़कियों को, लाइक दैट। तो ये सब के कारण भी, माने उसको इतना दंड मिल रहा और लड़कियां जन्म दी, ये सब के कारण भी उसके पति से उसको अलग करना वाज इम्पॉसिबल। माने पति बहुत अच्छा था अपनी भक्तिन का। तो यहाँ पे यही बोल रहे जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, विरक्त माने अलग, उसको ये सब क्यों दिया जा रहा है पनिशमेंट ये वो करके जानबूझ के, ताकि लड़की को अलग कर दे लड़का से, बट ऐसा नहीं हो पाया। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। माने पति से जेठानी लोग क्या करती थी, जो जेठानियां है वो लक्ष्मी के पति के पास जाती और चुगली करती, लक्ष्मी का बहुत बुराई करती, परंतु जो लक्ष्मी के पति का प्यार है वो कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। उनके पति तो मारते थे जेठानियों को, जो जेठ थे मारते थे एकदम धमाधम, एकदम कूटी पीटी माने बहुत मारते थे। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली तक ना छुआई। पर पति इतना अच्छा था लक्ष्मी का, कभी भी एक उंगली भी नहीं छुआया, माने कभी भी नहीं मारा, कभी हाथ नहीं उठाया। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। माने बड़े बाप की बड़ी बेटी, बड़े बाप माने से पैसा नहीं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, लक्ष्मी बहुत अच्छी है, वो समझता था पति उसका। इसके अतिरिक्त माने इसके अलावा परिश्रमी मेहनती थी अपनी भक्तिन, तेजस्विनी, बहुत स्मार्ट, बहुत गुण था उसमें, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। माने जो महादेवी बोल रही है वो गेस करके बोल रही है कि इतनी अच्छी बीवी मिली है तो ऑब्वियसली वो इसको चाहता भी बहुत होगा, प्रेम भी बहुत करता होगा। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। अलगौछा माने घर से अलग। पहले तो वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, जेठ जेठानी सब साथ में, बट फ्यूचर में क्या हुआ, भक्तिन ने क्या किया, सेपरेट हो गई, अपने वो घटिया क्या बोलते सास ससुर जेठानियों से अलग हो गई थी। तो वो यही बोल रहे कि अलग होना इतना पॉसिबल तो नहीं है ना, अगर पति साथ नहीं दे तो पति प्यार करता होगा, साथ देता होगा, इसीलिए उसने उनके ऊपर ही, पति के कारण ही क्या की, सबसे अलगौछा कर लिया। अलगौछा माने अलग हो गई और सबको अंगूठा दिखाया। काम वही करती थी, इसीलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। माने सारा घर का काम कौन करती थी, जेठानियां तो करती नहीं थी, कौन करती थी, लक्ष्मी करती थी। इसीलिए घर में जो भी गाय भैंस, जो भी उनके खेत में एग्रीकल्चर ये सब या जो भी खेती बाड़ी का काम होता था, आम के पेड़, अमराई के पेड़ माने आम के पेड़ आदि के संबंध में सबसे ज्यादा ज्ञान किसका था, इसको।
मैंने ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हो गई। उससे उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। लेट मी एक्सप्लेन। इधर क्या बोला, वो ये सब छाट छाट के ली कि चलो मैं खेत ले लेती हूँ, मैं गाय ले लेती हूँ, मैं आम का पेड़ ले लेती हूँ, और वो ऊपर से असंतोष दिखा रही कि शिट यार मैं तो क्या ले रही हूँ, ये सब तो लेना ही नीचे, जान मुझ के असंतोष दिखा रही है, बट अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है क्योंकि उसको पता है ये सब से ही वो उसको क्या कर सकती है और सोना बना के कमा सकती है। क्योंकि बेसिकली खेत वेत मिलेगा तभी तो तुम उस पर काम करोगी और कमा पाओगी, तो उसको ये पता था लक्ष्मी को। तो ऊपर से तो दिखा रही थी कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट अंदर से पुलकित माने बहुत खुश हो रही थी। पुलकित होते हुए लिया और उसको क्या की माने दंपति माने पति पत्नी ने मिलकर, ठीक है, और साथ ही परिश्रम किए, कौन, दोनों पति पत्नी, और वही करके उन्होंने सब चीज को सोना भी बना दिया। सोना माने दुगना तिगना, बहुत अच्छा कर दिया, बेस्ट कर दिया, वही चीज बोल रहा है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह कराने के उपरांत अब बड़ी लड़की का शादी भी हो गया। पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थियों को बाहर 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा लिया। माने जो पति है अब मर गया, सोचो इतना यंग एज में अपनी पत्नी को छोड़कर और गृहस्थी का बाहर लक्ष्मी के ऊपर छोड़कर, ही वॉज नो मोर। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ भी अधिक नहीं होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। माने जब वो मरा था तो उसका एज इतना ज्यादा नहीं होगा। 29 माने क्या होता है गाइस, हु विल से, एनीवन जिसको पता है? इजी है वैसे 29, क्या लग रहा है 29? 29. 29. 36, 36. तो यहाँ पे यही है, तो यहाँ पे उनका एज बोल रहे, तो वो माने होता है ना कि यंग एज में मरा था, बट अब जब याद करती है ना लक्ष्मी अपने पति को, तो पता है कैसे याद करती है, बुढ़ाऊ बोलकर, बूढ़ा बूढ़ा कर कहकर। तो देखो क्या आते हैं, पर पत्नी आज उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण, स्मरण माने याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब अब बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़े ना हो गए होंगे। माने उसका रीजन है, अगर क्वेश्चन आएगा वो उसको बूढ़ा कहकर क्यों पुकारती है, क्योंकि इतने साल बीत गए हैं, वो यहाँ रहकर माने धरती पर रहकर बूढ़ी हो गई है, तो वो सोचती है उसके पति भगवान के घर में रहकर भी तो बूढ़े हो गए होंगे ना, इसीलिए वो बूढ़ा बूढ़ा कहती है। तब क्या, ये तो हो गया, उन्हें बुढ़ाऊ नहीं कहना उनका घोर अपमान होगा, बल्कि उनको हमको बुढ़ाऊ ही बोलना है, क्योंकि अगर बुढ़ाऊ नहीं कहोगे तो इंसल्ट वाला चीज है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। अब जो जेठ जेठानी है वो समझ गए कि अरे इसके इतने अच्छे खासे खेत है, खलियान है, मोटी ताजी गाय भैंस है, अब उनको गुस्सा आ रहा है, एकदम देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि इससे तो हड़पना पड़ेगा। इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय्यू दूसरी घर कर लेती, भय्यू माने जो बहू लक्ष्मी है वो दूसरा घर कर लेती, दूसरा घर माने दूसरी शादी अगर कर लेगी तभी जाके सारा प्रॉपर्टी कौन ले पाएगा, जेठ वेठ ले पाएगा। तो उनका इरादा था भक्तिन को इधर से निकालने का, पर जन्म से कोटी भक्तिन इनके चकमे में आई नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है ये सब लग्जरियस चीज, माने होता ना कि दूसरा शादी करूं या जो भी चीज, बचपन से किस्मत खोटा है तो उसको स्ट्रगल का आदत हो गया है, तो वो ये सब के चंबे में नहीं आई, उनके चीजों में नहीं आई जो उन लोग बोल रहे थे जेठ जेठानी। उसने क्रोध से पाव पटक पटक कर आंगन में कंपायमान करते हुए कहा, मैंने एकदम गुस्सा करते हुए कहा, और एकदम पाव पटक पटक के, क्योंकि जिद कर रहे थे शादी करना है, शादी करना है, इसका लाइक था। तो वो पता है क्या बोलती है, हम कुकरी बिलारी ना होए, माने मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हूँ, ठीक है, कुकरी बिलारी, कुकरी इज व्हाट, कुत्ता का फीमेल वर्जन बोलो, लाइक दैट, मैं कोई वो नहीं हूँ, या बिलोरी माने बिल्ली नहीं हूँ। हमार मन पुसाई तो माने अगर मेरे मन को अच्छा लगेगा, हमारा मन पुसाई माने अगर मेरे मन को अच्छा लगे तो हम दूसरा के जाप, तभी हम दूसरे के घर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे पचे, तुम लोग माने तुम लोग के पचे छाती पे होरा भुजब माने परेशान करेंगे, तुम्हारे छाती पे ही रहेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे, और राज करेंगे, माने वो बोल रही है मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ कि कहीं भी भेज दो, अगर मेरे को अच्छा लगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम लोग के छाती पर ही रहकर तुम लोग को ट्रबल करूंगी और यहाँ पे राज करूंगी, वो ये बोलती है। समझू रहो माने समझ गए ना, ऐसे करके बोल। उसने अजिया ससुर माने सास के सास वाले कैटेगरी, ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के
ससुर गणों की उपर्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। सब लोग बोले थोड़ा सा जमीन हमें दे दो या कुछ दे दो, तो वो इतना बड़ा बड़ा नाम ले ली, ससुर, ये ससुर, वो ससुर, गाली वाली भी देने लग गई एकदम, ठीक है। और उनके कारण भी माने कुछ भी सारा चीज बोल दी, बट फिर भी सुई, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी वो नहीं देने के लिए रेडी थी कि नहीं मैं नहीं दूंगी। सोचो कितना डिटरमाइंड थी, कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है ये, सबसे लड़ रही है। इसके अतिरिक्त माने इसके अलावा गुरु से कान फुकवा, माने गुरु से मंत्र ले लेना। ये क्यों होता है? ताकि लोग इसका शादी नहीं करवाए पाए, तो इसीलिए वो गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध, जो गले में माला वाला पहन ली थी कि मैं संन्यास ले रही हूँ, और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपनी कभी ना टलने की घोषणा कर दी। घी से चिकने केश माने बालों को पूरा दे दिया। बोलते हैं ना पहले के जमाने के लोग बाल को वो कर देते थे, वैसे रहते थे गंजे सॉर्ट ऑफ लाइफ, तो वही पत्नी ने किया इसके कि अपना बाल वाल पूरा मुंडवा दिया। और ये क्या सूचना देता है कि वो यहाँ से कभी नहीं चलेगी। कैसे कभी नहीं चलेगी? क्योंकि वो संन्यास ले चुकी है और वो अब दूसरा शादी नहीं करेगी, और दूसरा शादी नहीं करेगी तो यहाँ से कैसे जाएगी, इसीलिए ये सूचना मिलती है। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। 3 लड़कियां थी, दोनों छोटी लड़की का शादी कर दिया, और जो बड़ी लड़की के हस्बैंड थे ना, उसको घर जमाई बन के रखवा लिया कि साथ में रहेगा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। माने सेकेंड पार्ट यहाँ खत्म हो गया, अब थर्ड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा कि वो घर जमाई बनाकर रख ली थी एक अपने बड़े जमाई को। वैसे तो आप लोग पहले इतना देखो, फिर थोड़ा और आज करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इतना देख लो एक बार, कोई दिक्कत है? आगे चल ले क्या, थोड़ा और कर ले इसका तीसरा से आगे। रेडी तो इंशा वंशिका? ठीक। यस मैम। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। हमारे अपने बोलते हैं ना, हाय मेरी जीवन, हाय मेरी जीवन, तो इधर बोलते हैं उसका जो बैड लक था वो कम जिद्दी नहीं था। माने बैड लक पे बैड लक, बैड लक पे बैड लक। क्या होता है? भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही, माने किशोरी से युक्ति माने बच्ची से, जैसे वो यंग हुई, होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यंग में उसका शादी कर दिया ना, वैसे ही थोड़ी युक्ति हुई, विमेन वाली चीज में आई, तो वैसे ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। माने जो घर जमाई बनाकर लेकर आया गया था उसके जमाई को, उसका भी डेथ हो गया था।
भैयहू से पार ना पा सकने वाले जेठो और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौते ने आशा की कि एक किरण देख पाई। माने अब जेठ जेठानी सोचे छोड़ो बहू से तो कुछ नहीं कर पाए, चलो अब अपनी इससे करते हैं, माने ये इसकी बेटी का हम लोग अपने टाइप से दूसरा शादी करेंगे, तब जाके हम लोग इसका सारा प्रॉपर्टी ले पाएंगे। माने लोग हार नहीं मान रहे, जेठ जेठानी वाला जो पार्ट था वो लोग बोला भक्तिन तो अब नहीं करेगी शादी, बट ये बड़ी लड़की हो गई है विधवा, अगर हम लोग के साइड का कोई लड़का इससे शादी कर ले तो हम सारा प्रॉपर्टी से हड़प पाएंगे, ऐसा ये लोग सोचा। देखते हैं क्या किया। भैयू से पार ना पा सकने वाले जेठो और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध माने गंदे बुद्धि वाले जेठौते ने आशा की किरण देखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया। तीतर लड़ाना पता है क्या होता है? बर्ड्स को ट्रेन किया जाता है, बर्ड्स जो होती है उनको ट्रेन करते हैं और बर्ड्स को रेस करवाया जाता है, कौन जल्दी भागेंगे, इट्स लाइक दैट। तो ये जो लड़का है वो जुआ खेलता था, बर्ड्स को दौड़ाता था, ये सब करता था, मैंने एकदम घटिया स्पॉइल्ड था एकदम। तो जो विधवा बहन थी, माने ये बेसिकली कजन्स का बात हो गया, जेठानी के बेटा एंड यहाँ पे ये बेटी इसकी, तो जो उसका बेटा है उसने अपने साले को बुलाया, ठीक है, बेटा है उसने अपने साले को बुलाया क्योंकि बहन विधवा हो गई थी, ये रिलेशन है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अगर साला से शादी हो गया लड़की का तो ऑब्वियसली सब उनका ही है, इट्स लाइक दैट, इसीलिए सोचा अपने साले से शादी करा देता। कहा गया, हाँ, भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार ना थी, भक्तिन की लड़की भी समझदार थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, बोला मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगी शादी इससे। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। चचेरे भाई माने चाचा के बेटे, ऑब्वियसली जेठ का ताऊ जी के तो बेटे हो गए ना, बड़े भाई के बेटे, तो इसीलिए बोला कि बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अगर कोई बाहर से जमाई आ जाए, बहनोई माने बहन का पति, अगर कोई बाहर से आएगा और बहन से शादी कर लिया तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो चाचा के बेटे लोग को माने सुहा नहीं रहा था कि नहीं ये हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, ये तो हुआ नहीं प्रस्ताव कुछ। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिशक्ति करने का उपाय सोचने लगे। मतलब दोनों माँ बेटी तो काम में लगी, बट वही उनके जो चचेरे भाई लोग थे या जो भी थे वो लोग इनका माने उन लोग बोल नहीं रहे ना आओ हम लोग का हेल्प करो, तो यही बोल रहे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो वो लोग इस लाइन को ट्रू होल्ड कर रहे थे और वो लोग सोचने लगे कि कैसे ना कैसे अपने साले से इस लड़की का सेटिंग करा ही दिया जाए, वो ये प्लान कर रहा था। ये कितना और बाकी है, एक सेकंड रुको तो, इस चैप्टर को एंड करने में अपने को थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब ठीक है, ये पेज आज कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो इसमें क्या है, अब कैसे उसका देखो करता है रिश्ता। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। माने एक दिन माँ नहीं थी, अनुपस्थिति माने माँ नहीं थी, एब्सेंट थी, तो वर महाशय वही जो क्या साला था वो आया और कोठरी माने कमरे के अंदर घुस गया और भीतर से अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, और जो उसको सपोर्ट करे थे माने वही चचेरा भाई या समथिंग, सब लोग को बुला लिया, आओ आओ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे करके। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, युवती कौन, बेटी ने जब इसको बहुत मारा और दरवाजा खोला, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, पंचायत प्रॉब्लम में आ गई। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। तीतरबाज युवक माने वही साला क्या बोलता था कि इन्होंने मुझे बुलाया था इसीलिए मैं कमरे के अंदर गया, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उबार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। और जो लड़की है वो बोलती है आप देखिए मेरा जो ये 5 लाइन बना हुआ है इनके चेहरे पे, क्या ये खुद ही नहीं बोल दे रहे कि क्या ये सच में निमंत्रण पाकर आए या जबरदस्ती घुसा है, जो 5 उंगलियां छपी है इसके गाल में, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण माने मेन कारण कलयुग को ठहराया कि यार युग ही खराब है। सोचो लोग कैसा डिसीजन लेते हैं, बोलते कलयुग है ये तो गंदा समय चल रहा है, इट्स लाइक दैट।
अपीलिन फैसला हुआ, अपीलिन माने इसके अगेंस्ट तुम नहीं जा सकते हो, ऐसा फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन माने उन लोग जो मिस्टेक है उसको ठीक कर सकते हैं। सोचो क्या डिसीजन दिया, चाहे कोई सच बोले चाहे कोई झूठ बोले, अब उन लोग एक कमरे से बाहर निकले हैं तो दोनों का बीच का क्या रिश्ता होगा, पति पत्नी का ही होगा। यही एकमात्र सोल्यूशन है और कुछ नहीं हो सकता। अपमानित बालिका माने जो लड़की थी ने ओट काट कर लहू निकाल लिया, खून ही निकाल, इतना गुस्सा आ रहा था कि भींच ली दांत से एकदम। और माँ ने आग्नेय, आग्नेय माने आग था नेत्रों में, आग, आग्नेय नेत्रों में गले पड़े दामाद को देखा, माने बिना चाहे गले पड़ गया लाइक दैट। संबंध कुछ सुक्कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, माने वही जुआ खेलता था। और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी, माने दामाद से तो पता ही था खराब दामाद है, तो दामाद तो यही सब करता था और बेटी बेचारी हमेशा एकदम गुस्सा में रहती थी, मजबूर रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, ढोर माने जानवर, गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदान करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, माने लोग कितने हैप्पी थे, बट इस जमाई के कारण सब कुछ लुट गया और बहुत सारा वो लोग ससुराल वाले ले लिए, ठीक है, माने बहुत सारी चीजें, तो अब इनके पास कुछ लोन चुकाना या उसका इंटरेस्ट चुकाने का पैसा भी नहीं रहा था। सुख की बात तो छोड़ दो। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। सोचो बेचारी को कितना इंसल्ट हुआ, इतनी बड़ी लुगाई, इतनी बड़ी औरत को बुलाया और पनिशमेंट के तौर पर पूरा दिन धूप में रखा क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाई थी। यह अपमान तो उसकी कर्मठा में सबसे बड़ा कलंक बन गया था। माने कर्मठा माने क्या होता है, उसकी मेहनत, कितनी मेहनती औरत थी, धप्पा लग गया था उसके ऊपर कि क्या हुआ, अपमान था, कलंक था उसके लिए। अतः फिर क्या हुआ, उसका नया लाइफ स्टार्ट हुआ। कैसे, अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो उसको अब सोचे अब तो यहाँ रहना दुश्वार है, अब मुझे पैसा कमाना होगा, तो वो पैसा कमाने के लिए गाइस कहाँ आई, शहर आ गई। और शहर में किसके पास आई होगी, अपनी महादेवी जी के पास। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली कनेक्शन बैठेगा किसका, कि महादेवी जी और ये अपनी जो भक्तिन है इनका रिलेशन कैसा है और इनका कैसा चल रहा था। ठीक है, तुम लोग रीड कर लो एक बार भले ही, और कुछ नहीं आ रहे तो देखो बोलो।